नमस्कार दोस्तों, सभी लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। देखिए, आज की क्लास में हम सीसेट के ऊपर स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें किस पैटर्न को फॉलो करना है ताकि हमारा सीसेट क्या हो आराम से क्लियर हो जाए। क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है कि आपका जीएस में कितना नंबर है, चाहे आप 140 लेके आ जाइए, 150 लेके आ जाइए। अगर आपका सीसेट में नंबर रहेगा, अगर आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं किया तो आपका जीएस का नंबर किसी काम का नहीं है। ठीक, तो आपको सीसेट में कितने लाने होते हैं पीसीएस के एग्जाम के अंदर? एटलीस्ट आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। कितने में से? 200 में से। ये 33% क्या होता है? क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अगर आपका 66 या 66 के अबव है तो आपको क्या हो जाएगा? आपका सी सेट पास रहेगा। उसके बाद आपके प्रीलिम्स की कॉपी क्या की जाएगी? चेक की जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि किसी के जीएस में आ जाते हैं 130, 135, 140 तक स्कोर आ जाते हैं, लेकिन सी सेट में पता चलता है कि उनका 56, 57 या फिर 60 के आसपास में रुक जाता है। फिर उनका जीएस का किसी नंबर को स्कोर करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे सी सेट के लिए। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कैलेंडर इतना डिले क्यों हो रहा है, कैलेंडर का इतना टाइम क्यों लग रहा है। साथ ही साथ इस साल कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो पहले से शेड्यूल्ड हैं, उसके साथ साथ ऐसे 2-3 और एग्जाम्स अलग से हैं, तो उन सारे एग्जाम्स को आयोग किस तरीके से मैनेज करेगी, या फिर अदर कोई इंस्टीट्यूशन में अगर उस एग्जाम को कंडक्ट कराता है इसी 6 महीने के अंदर में, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसका आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सी सेट की एग्जाम की। तो आपका जो सी सेट होता है, वो जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना, उसमें कौन सा पेपर होता है? ये पेपर 2 होता है। ठीक, जिसकी टाइमिंग क्या रहती है? 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक की, चाहे यूपीएससी का हो चाहे स्टेट पीसीएस का हो। अब देखिए, सी सेट को क्रैक करने का सबसे देखिए प्रॉपर जो तरीका है, सबसे पहले इसमें ये समझिए कि इसमें आपके क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको टारगेट कितने क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक्यूरेट सही एकदम 33 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में जो जीएस का पोर्शन होता है, उसमें एक ऑन एन एवरेज रहता है कि अगर आप 95 प्लस करेक्ट्स पूरे मतलब टोटल सही कर ले, या फिर 100 के आसपास टोटल सही कर ले, तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इसमें नंबर फिक्स है कि आपको 33 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही करना है। उससे अगर कम बनता है नेट टोटल में तो आपका सी सेट क्वालिफाई नहीं होगा। इसके अगर अबव जाता है 66 नंबर के ऊपर है, फिर 33 क्वेश्चन, क्योंकि एक नंबर 2 क्वेश्चन का होता है, अरे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने 33 प्लस क्वालिफाई कर ले गए तो आपका जीएस का कॉपी क्या होगा? प्रीलिम्स की कॉपी, जीएस की कॉपी चेक होगी। तो इसमें देखिए, जो सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है सी सेट को क्रैक करने के लिए, जिसको कि हम लोग अप्लाई हमेशा करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे अच्छा जो पोर्शन माना जाता है, एक माना जाता है इसमें कि अनसीन पैसेज वाला। ठीक है, अनसीन पैसेज, इसके कम से कम आप मान कर चलिए कि आपको आराम से 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। किसके? अनसीन पैसेज के। उन 100 में से कम 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे अनसीन पैसेज के। और विश्वास मानिए, ये 8 से 10 क्वेश्चन में से कम इस क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हर पैसेज के बाद कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहता है। तो आप इस वाले पोर्शन से कम आराम से कम 25 नंबर तक या फिर 30 नंबर तक स्कोर कर सकते हो इस वाले पोर्शन से। और इस पोर्शन में किसी का गलत होता भी नहीं है, क्योंकि ऊपर पैसेज दिया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर ऊपर पढ़ के उन्हें आंसर को ढूंढ करके थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसमें कर देना है। हालांकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 25 से 30 नंबर वहां से बन जाता है सीन पैसेज से, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए सीन पैसेज पे। इसके बाद कई सारे लोग कहते हैं जिन जैसे किसी का अगर मैथ ठीक है तो वो लोग अपना रीजनिंग मैथ वाले क्वेश्चन पे देख ले, क्योंकि रीजनिंग तो जो ऑन एन एवरेज लगभग हर बच्चे की ठीक होती है। तो इसके बाद पैसेज के बाद किस पे फोकस कर दे? रीजनिंग पे फोकस करे, रीजनिंग को करे। जिसका मैथ ठीक है वो मैथ कर ले जाए, जिसका मैथ अगर नहीं ठीक होता तो फिर वो हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन को टच करना स्टार्ट कर दे। जिसकी इंग्लिश ठीक है इंग्लिश पे फोकस करे, जिसकी हिंदी ठीक है वो हिंदी फोकस करे, क्योंकि हर पैटर्न के इसमें क्वेश्चन क्या होते हैं? बने हुए होते हैं। अब देखिए, अगर आप 25 से 30 नंबर यहाँ से आप स्कोर कर ले जाते हो, और दूसरी चीज अगर आपका रीजनिंग में कम से कम मान के चलिए कि 5 से आपका 10 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, तो अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन 20 नंबर आपके कहाँ से बन जाएंगे? वहां से, रीजनिंग से। तो आपका मान के चलिए कि 25 नंबर बन गया अनसीन पैसेज से, 20 नंबर का आसपास बन गया यहाँ से, तो 45 नंबर हो गया। अब जो लड़ाई है और जो हम लोग की बची है वो कितने नंबर बची? 21 नंबर पे। अब इसमें देखिए, जो एक इसका सबसे जो फेवरेट पोर्शन आता है, हालांकि कई लोग कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग को अनसीन पैसेज के बाद तुरंत इंग्लिश हिंदी में डिस्कस करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें रीजनिंग पे आना चाहिए, उसके बाद मैथ वगैरह पे आना चाहिए। एक इसमें पोर्शन होता है इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक, इसका जिससे सबसे हार्ड पोर्शन बच्चों को यही लगता है, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो इस वाले पोर्शन को पढ़े हुए होते हैं, मतलब अपने ग्रेजुएशन के टाइम में भी या फिर नॉर्मल टाइम में भी। इसका सबसे बेस्ट पार्ट स्ट्रेटेजी है, कम से कम इसके आपको कम से कम इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के आपको 100 में से अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अकेले इसी के। और अगर इसका कोई अगर क्वेश्चन कोई ठीक ठाक कर ले जाता है तो खड़े खड़े उसके 50 नंबर तो वहीं से बन जाएंगे। इसमें क्या इसका है कि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं इंटरपर्सनल स्किल के, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ज्यादा कोई खास क्वेश्चन बचा हुआ है नहीं। तो अगर आपने पीवाईक्यू लास्ट 10 से 12 साल का अगर आपने सी साइड का अच्छे से देख लिया है, वही पूरी पीवाईक्यू नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल वाले क्वेश्चन को, तो अगर आपने कम से कम 8 से 10 साल का पेपर देखा, फिर 10 से 12 साल का पेपर देखा, तो आप निश्चित मानिए कि वहां से अगले एग्जाम के अंदर अगर आप 10 साल कवर कर लिए हो, तो अगर अगले एग्जाम में 25 क्वेश्चन अगर इंटरपर्सनल स्किल से आते हैं तो कम से कम 25 में से
19 से 20 या फिर 21 से 22 क्वेश्चन कम से कम आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम ऑप्शन, कोई भी चेंजमेंट उसमें नहीं होगा, ठीक, कोई भी चेंजमेंट नहीं रहेगा। तो आप लोग इंटरपर्सनल स्किल जिसको आप लोग सबसे टफ पोर्शन समझते हो, इसको आप लोग स्ट्रेटजी के थ्रू इसको सबसे आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन बना सकते हो, पीवाईक्यू को अच्छे से रिपीट करके कि कैसा कम्युनिकेशन होता है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, राउंड कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, राउंड टेबल कम्युनिकेशन क्या होता है। इन सारी चीजों को जब आप समझ लोगे तो इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत ही आसान हो जाते हैं इंटरपर्सनल स्किल के। तो ये आपका स्ट्रेटेजी रहेगा सीसाइड के लिए। अब इसके बाद अगर आप लोग को इंग्लिश ठीक है तो आप इंग्लिश से फोकस करिए, हिंदी ठीक है तो हिंदी फोकस करिए। बस अपना टारगेट लेकर के चलना है कि ज्यादा से ज्यादा अपने को कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 45 के आसपास करने हैं, जिसमें कि नेट कट पिट करके अपना 33 प्लस के जो क्वेश्चन सही हो जाए, उसके बाद ही फिर आपके प्रीलिम्स की कॉपी जो जीएस की कॉपी होगी वो क्या होगी, चेक होगी। तो सीसाइड की स्ट्रेटेजी रहेगी सबसे पहले अनसीन पैसेज, फिर उसके बाद ये आपका ये हो जाएगा, रीजनिंग वाला पोर्शन हो जाएगा, रीजनिंग पे फोकस करना, मैथ ठीक है तो मैथ देख लीजिए, वरना इंग्लिश हिंदी में से कोई जो आपका ठीक हो वो। और उसके साथ साथ कम से कम ये तो कोशिश करनी है कि 25 में से कम इसके 15 से 16 क्वेश्चन इसके सही हो ही जाए, इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के। चलिए बात करते हैं आज के अगले टॉपिक की। ये इसमें देखिए कि कैलेंडर इतना लेट क्यों हो रहा है। कैलेंडर मतलब हमेशा रहा है कि मतलब पिछले 2-3 हफ्ते से चल रहा है कि इस वीक में आ जाएगा, इस वीक में आ जाएगा। आयोग के अंदर से भी पता चल रहा है कि अभी लोग कह रहे हैं कि अभी कोई सा कुछ बता नहीं सकते कैलेंडर कब तक आएगा। हालांकि कल उत्तराखंड पीसीएस ने अपने कैलेंडर को रिलीज किया, उसमें पूरे तरीके से सारे एग्जाम के डेट बता दिए गए हैं कि कब आपका प्रीलिम्स होगा, कब आपका मेंस होगा। शायद इसका प्रीलिम्स उत्तराखंड पीसीएस का 7 जुलाई या 6 जुलाई के आसपास लगा हुआ है। तो उसी तरीके से अब आयोग को मतलब पूरे तरीके से अगर आपने चीजों को शेड्यूल कर लिया, अपने चीजों को अपने स्ट्रेटेजाइज कर लिया, तो उसको आयोग को आप लोग अगर कैलेंडर को रिलीज कर देना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें जो दिक्कत बताई जा रही है कि देखिए अब जो आपके पास सिर्फ 6 महीने बचेंगे जुलाई से लेकर के दिसंबर तक 2024 में, और मैक्सिमम जितने वैकेंसीज आएंगे 2024 में आएंगे, तो कोशिश गवर्नमेंट कम से कम ये करेगी कि हर एग्जाम को जो फर्स्ट स्टेज वाला एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम को जो प्रीलिम्स वाला एग्जाम होता है, उसको कम से कम 24 के अंदर करा लिया जाए, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि देखिए गवर्नमेंट के पास इस समय कम से कम 8 से 10 पेपर बचे हुए कम से कम आयोग के ही, ठीक है। टाइम कितना इन लोग के पास है, सिर्फ 6 महीने का। तो एग्जाम अप्रॉक्स 10 के आसपास है और टाइम इन लोग के पास कितने है, 6 महीने का है, ठीक है। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ऐसा मतलब इस तरीके से सिस्टम को रखा जाए कि हर महीने में कम से कम मिनिमम 2 एग्जाम तो आराम से क्या किया जाए, कंडक्ट करा ही लिया जाए, ठीक। इसके साथ साथ अगर 2 एग्जाम अगर हर मंथ में कंडक्ट करा लेते हैं, फिर उस हिसाब से आयोग को हर तरीके का सिस्टम देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, कई सारी टेक्निकलिटीज उसके अंदर होती है, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे हैं कि जितने भी एग्जाम शेड्यूल्ड हैं उन सबका अच्छे से पूरा पहले आकलन करके कि कब किसका प्री होगा, कब किसका मेंस हो, कौन कौन से एग्जाम को हिस्सा लेकर के आना है, किसको लेकर के नहीं आना है, उन सब चीजें सारे पूरी तरीके से फाइनल अप हो जाएंगे, उसके बाद हम कैलेंडर को रिलीज करेंगे, ठीक। तो कैलेंडर पे इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि सारे एग्जाम को पूरे तरीके से सेट करना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, उसके साथ ही साथ कहाँ पे कौन कौन सी दिक्कत, कौन सी लूप होल हो रही थी कि अब इस बार पेपर में कोई दिक्कत ना है, किसी तरीके की कोई लीकेज ना हो। तो इस समय आयोग का जो डबल ट्रिपल काम बढ़ गया है, उस वजह से क्या हो रहा है, नॉर्मली कैलेंडर में डिले हो रहा है। वरना अगर नॉर्मल कंडीशन रही होती तो कैलेंडर अब तक पिछले हफ्ते ही आ गया होता, इतने इस हफ्ते का भी अपने को वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसके बाद देखिए कई बच्चे पूछ रहे थे जीआईएससी और एलटी ग्रेड के एग्जाम के लिए, तो हाँ आप लोग का जीआईएससी और एलटी ग्रेड का आप लोग एग्जाम की वैकेंसी सितंबर में या फिर अगस्त में, ठीक, अगस्त या फिर सितंबर में आप लोग को इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जीआईसी की तो मतलब ठीक ठाक पोस्ट आने की वैकेंसी चांसेस है, लेकिन एलटी ग्रेड की थोड़ी सी कम रहेगी जीआईसी के कंपेयर में। तो इन दोनों की वैकेंसी भी आप लोग को अगस्त या फिर सितंबर तक देखने को आराम से मिल जाएगा। इसके बाद देखिए अब ये देखिए कि सारे वो एग्जाम्स है जो इस साल क्या होने वाले हैं, कंडक्ट होने वाले हैं। अब इसमें सिर्फ ये अभी आयोग का एग्जाम है जो इतने सारे शेड्यूल हैं, और इस साल दिसंबर तक कम से कम इन सभी का फर्स्ट स्टेज आराम से आयोग को क्या करना, कराना है। देखिए कौन कौन से एग्जाम है। सबसे पहले तो इलेक्शन खत्म होते हैं आप लोग का एग्जाम कौन सा होगा, एपीएस का सेकंड स्टेज वाला होगा। एपीएस का फर्स्ट स्टेज का जो रिजल्ट आ गया है उसका सेकंड स्टेज का रिजल्ट मानकर चलिए कि जुलाई में आराम से करा लिया जाएगा। इसके साथ एग्रीकल्चरल सर्विसेज के एग्जाम होंगे, ये बोले गए थे, इसका फॉर्म भर दिया गया, इसका एग्जाम होना तय है। बीईओ का भी एग्जाम होगा, इसका भी मतलब मान के चलिए कि 100% के आसपास ही सही है कि बीईओ का भी एग्जाम इस साल आप लोग का हो जाएगा। ये भी कौन कंडक्ट कराता है, आयोग कराता है, ठीक है। तो आपको कौन सा एग्जाम हो गया, तीसरा। इसके साथ साथ जीआईसी और एलटी सितंबर में वैकेंसी अगर आती है तो मान के चलिए कि नवंबर तक इस एग्जाम को क्या किया जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। एई की वैकेंसी भी इसी साल आने वाली है, आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं रहना, आप लोग एई की वैकेंसी इस साल आएगी। कब आएगी इसको देख लेना, कैलेंडर में अगर स्टेब्लिश होकर डेट इसके आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं भी आती है तो इस साल आप लोगों को निश्चित है कि वैकेंसी देखने को मिलेगा। जो कोई भी आरक्षित तिथि रहेगी उसमें से किसी एक दिन एक एग्जाम को क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। एक ही हो गई। इसके साथ साथ स्टेट पीसीएसजे का भी आना है 100% इसका भी, ठीक। इसके बाद आरओ या तो आप लोग को पता है, यदि एग्जाम 2023 वाला है इसी साल होगा, और कब होने वाला है, नवंबर या फिर दिसंबर तक इसका एग्जाम जाएगा, ठीक। और इसके बाद स्टेट पीसीएस मतलब कि अपना यूपी पीसीएस का एग्जाम
तो इसको भी कब होना है, अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो ये सारे कम से कम वो एग्जाम में जो इसी साल शेड्यूल्ड है। कौन कौन से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जाम तो कम से कम यही हो गए। आपके पास टाइम कितने दिन का है, 6 महीने का एग्जाम टोटल कितने कंडक्ट कराने हैं, 8। इसके बाद अलग से जो एग्जाम्स कुछ जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी हैं वो भी तो इसी समय होंगे ना। तो ये तो है नहीं कि दो दो एग्जाम आपस में लोग कोलाइड करा देंगे, उसको भी एक अलग से डेट इन लोगों को देना पड़ेगा। हालांकि कंडक्ट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट कराती है, एनटीए कराती है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कौन कौन सा आने वाला है, आरओ एआरओ का, और इसके साथ साथ पीएस और एपीएस का। ठीक है, तो इसको कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये कम से कम इस साल 8 उधर और कम से कम 2 से 3 एग्जाम इधर, 10 से 11 एग्जाम्स हैं जो इसी आप लोगों को 6 महीने के अंदर कंडक्ट कराना है, किसी भी हाल में कराना है। तो यही चीजें क्या हो रही है, इसमें आयोग के ऊपर थोड़ा सा बर्डन बना हुआ है कि कब कौन से एग्जाम को किसको टाइम देना, ताकि उसका एग्जाम हमारे एग्जाम से कोलाइड ना करे, शेड्यूल उसका ना गड़बड़ हो। और दूसरी चीज कि हम अपने एग्जाम को किस तरीके से स्ट्रेटजाइज करें कि सारे एग्जाम को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करा लिया जाए, उसका प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, बिना किसी लूप होल के। ठीक है, तो बस इसी रीजन की वजह से थोड़ा सा कैलेंडर में डिले हो रहा है। अगर हम लोग को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोग को वीडियो या फिर शॉर्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।